करने से पहले मैं एक छोटा सा वार्तालाप गुरु और शिष्य के बीच में रखकर एक प्रसंग बताना चाह रही हूँ। और इसी प्रसंग में कुछ शब्द आपको ऐसे ध्यान से सुनने हैं जो कि आज का जो पाठ है उसी के संदर्भ में है। और उसी के अंतर्गत ये जो प्रसंग है मैं शुरू करती हूँ कि एक गुरु जो है अपने शिष्य को से पूछ रहे हैं कि तुम भयभीत क्यों हो रहे हो। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वे लोग बहुत सारे हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। गुरुदेव ने कहा, तुम राजपुत्र हो, शरणागत की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। तब शिष्य ने कहा, गुरुवर, मैं गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प लेता हूँ कि मैं निडर होकर के सारे कार्य करूंगा और सभी चीजों का सामना करूंगा। तब गुरुदेव ने विजयी भाव का आशीर्वाद दिया। अब जब हम यहाँ बात करते हैं कि इस प्रसंग में गुरुदेव ने एक शब्द लिया था, शरणागत, अ, जो कि शरण में आए व्यक्ति। तो जब शरण में आगत है ना, और यहाँ पर ये जो है वाक्यांश है। और जब जितने भी यहाँ पर वाक्यांश से संबंधित शब्द आए हैं जो कि वाक्यांश को संक्षिप्त करके बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले भयभीत शब्द हुआ, राजपुत्र हुआ, शरणागत हुआ, गंगाजल हुआ, नीडर हुआ। अब ये सारे शब्द अगर हम नॉर्मल उसमें बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? भयभीत, और इसका वाक्यांश बनता है भय से भीत, राजपुत्र, राजा का पुत्र, शरणागत, शरण में आगत, गंगा जल, गंगा का जल, निडर, बिना डरे हुए। आ, तो ये आप समझ पा रहे हैं कि ये जो वाक्यांश जो है और इसको संक्षिप्त करके कुछ शब्द बने हैं, ये शब्द जो है क्या कहलाएंगे? एक सामासिक पद के रूप में माने जाते हैं, और ये सामासिक पद ही समास का रूप होते हैं। तो आज हम इस समास व्याकरण का जो भाग है समास, उसी के बारे में बातचीत करेंगे और उन्हीं के बारे में मैं जानकारी दूंगी। तो अगर हम समास की परिभाषा को देखते हैं और समास किसे कहते हैं उस पर हम बात करें, तो परिभाषा इस तरह से रहेगी कि दो अथवा दो से अधिक पदों या वाक्यांशों को संक्षिप्त करके नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समास वह क्रिया है जिसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास प्रक्रिया में समास का संक्षेपीकरण किया जाता है। एक साधारण बोलचाल की भाषा में हम समास की परिभाषा को ये भी कह सकते हैं कि दो से या दो से अधिक शब्दों का जो सार्थक शब्दों का मेल जो होता है वो समास कहलाता है। इसी तरह से जब हम समास पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से समस्त पद पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि समस्त पद जो है शब्द रचना में, समस्त पद जो है वो दो भागों में बताए जाते हैं कि जिसमें है सामासिक शब्द के पहले जो पद को कहा जाता है पूर्व पद, और दूसरे या आखिरी पद जो होता है वो क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। जैसे गंगा जल शब्द है तो गंगा जल शब्द में गंगा धन जल, जहाँ पर दो शब्द मिल रहे हैं, तो जिसमें जो गंगा है वो पूर्व पद है और जल जो है उत्तर पद है। इसी तरह से जब हम समास पढ़ते हैं तो समस्त पद को जब विग्रह करते हैं, तो विग्रह करना मतलब समास में से जो शब्द होते हैं उनको अलग अलग करते हैं, तब वो समास विग्रह कहलाता है। जैसे सामासिक शब्दों के बीच में बीच का जो संबंध जब स्पष्ट करना होता है तब वहां पर क्या कहलाता है? वो समास कहलाता है। अब कितने विद्यार्थियों को मन में हमेशा यही विचार आता है कि समास विग्रह है और संधि विच्छेद है, तो समास और संधि में ऐसा क्या अंतर है? तो मैं एक छोटी सी बात को यहाँ पर समझा दूं कि जो संधि है, संधि का विच्छेद किया जाता है, क्योंकि संधि में और समास में मुख्य रूप से ये अंतर है कि है तो वो शब्दों का ही मेल और उसी में परिवर्तन होता है, परंतु संधि में जो होता है, संधि में शब्दों के अंत और प्रारंभ का जो वर्ण होता है उसको तोड़कर अलग किया जाता है, इसलिए वहां पर विच्छेद होता है। और समास में जब दो शब्द हैं उन शब्दों को अलग अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है, तब वहां पर वो विग्रह कहलाता है। तो ये दो अंतर मुख्य रूप से इसमें माने जाते हैं। ये कह सकते हैं कि संधि में वर्णों में परिवर्तन होने से संधि का मेल होता है, और समास में शब्दों का में परिवर्तन होता है और उस तरह से समास बनता है। संधि की विभक्ति जो है, विभक्ति या लोप नहीं होता है संधि में, बल्कि समास में विभक्ति और का लोप होता है। जैसे जैसे आगे शब्द पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे कि किस तरह से समास विग्रह होता है और समास विग्रह में किस तरह से विभक्तियों का लोप किया जाता है। जैसे अगर यहाँ उदाहरण लेते हैं कि समस्त पद है राजपुत्र, और तो इसी तरह से पूर्व पद राज हो गया, उत्तर पद पुत्र हो गया, और समास विग्रह क्या बन गया यहाँ पर? राजा का पुत्र। ठीक है।
जब हम समास को पढ़ते हैं, उसके सामासिक भाग को पढ़ते हैं, तो समास के कुछ भेद भी होते हैं, जिस तरह से अलग अलग प्रकार होते हैं, और किस समास में समस्त पदों में कौन कौन से पदों की प्रधानता होती है और किस आधार पर इस समास में इस तरह से बताया जाता है, वो हम यहाँ पर इन 6 भागों में देखेंगे। और इस तरह से सबसे पहला जो भाग है अव्ययी भाव समास का, इसमें हम देखते हैं कि पूर्व पद जो होता है वो पूर्णतः अव्यय रहता है, और इसी तरह से यहाँ पर तत्पुरुष समास जो है वो उसका उत्तर पद जो प्रधान होता है उसी से पहचाना जाता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, परंतु जब द्वंद्व समास की बात करेंगे तब वहां पर हम देखेंगे कि दोनों पद जो है वो कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। और इसी तरह से जो 6 वाला जो पॉइंट होगा बहुप्रिय समास, उसमें अन्य पद जो होता है वो प्रधान होते हैं। अब इसका हम जरा विस्तृत रूप से मैं आपको जानकारी देती हूँ कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। जब अव्ययी भाव समास की हम बात करते हैं तो अव्यय शब्द जब हम सुनते हैं तो अव्यय में भी अ जुड़ा है और व्यय जुड़ा है। तो व्यय शब्द का मीनिंग होता है, मतलब होता है खर्च करना, और अव्यय का मतलब होता है बिना खर्च किए। ये शब्द हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये जब हम व्याकरण पाठ जब पढ़ते हैं तो उसमें विकारी और अविकारी शब्द जब पढ़ते हैं तो अविकारी शब्दों में अव्यय मान होता है, और अविकारी जहां पर कि जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो। तो ये मुख्य रूप से इसका जो पहचानने का ट्रिक होता है वो ये होता है कि इसमें कुछ उपसर्ग, शब्द के आगे उपसर्ग लगते हैं, और इसमें प्रति, यथा, भर, आ, प्र आदि के उदाहरण उपसर्ग हमको देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण हम देखें, यथामति, मति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, भर पेट, पेट भर के, यथा समर्थ, सामर्थ्य के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर हमने जितने भी शब्द देखे हैं उन शब्दों में हम देख पा रहे हैं कि इसमें हर शब्द में एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और इस अव्यय भाव की पहचान हम इन उपसर्गों के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसी तरह से जब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं, तत्पुरुष समास में हम बात करें तो इसकी परिभाषा को भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस समास में समस्त पद का जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, गौण होता है, और उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। और इसी तरह से समास समस्त पद जब बनाते समय पूर्व पद के साथ में जो भी विभक्ति का लोप होता है वो तब वो तत्पुरुष समास की गिनती में आता है। जैसे उदाहरण में हम देखें कि यहाँ पर देशभक्ति है, इसमें अगर हम बात कर देखें तो वाक्यांश क्या बन रहा है, देश के लिए भक्ति। ठीक है। अब जब हम देश के लिए भक्ति पढ़ते हैं तो देखो वाक्यांश में के लिए जो है वो पूरी तरह से एक लोप हो जाता है, छुप जाता है। ये विभक्ति है एक तरह की। जब हम कारक पढ़ते हैं, कारक शब्द का अगर अपने व्याकरण को का पार्ट होता है, जब हम शुरुआती दौर में जब वाक्य बनाते हैं तो कहीं जब भी क्रिया का संबंध प्रत्यक्ष रूप से इन कारक विभक्तियों के साथ ही होता है। और इसी तरह से कारक विभक्ति जो है वो 8 होती है, और जब हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो उन तत्पुरुष समास में 6 कारक विभक्तियां लगी जाती है। और इसी तरह से हम इसके इन 6 कारक विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास का रूप देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है, अगर कारक 8 कारक है उसमें सब अगर हम काउंट करते हैं तो पहला होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो यहाँ पर हम जब 6 पढ़ते हैं, 6 कारक, मुख्य रूप से तत्पुरुष समास में इन 6 कारकों का अधिक प्रचलन है, और यही कहीं ना कहीं वाक्यांश के साथ में जुड़े होते हैं। तो कर्म कारक क्या है, कर्म कारक में अगर हम कहें तो कर्म, कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर जब हम परलोक गमन शब्द पढ़ते हैं तो अपने आप जब इसका वाक्यांश हम बनाते हैं तो क्या कहलाएगा यहाँ पर, परलोक को गमन। ठीक है। तो परलोक को गमन को जो शब्द है वो कारक चिन्ह है और कारक विभक्ति है, और इसी तरह से ये कारक विभक्ति जब समास पद होता है, बनता है, तब वो उसमें उसका लोप हो जाता है। ऐसे ही करण तत्पुरुष होता है। करण तत्पुरुष में मन चाहा, मन से चाहा, चाहा होता है। मन चाहा में से जो है वो यहाँ पर करण से लगा है और ये संबंध बता रहा है। संप्रदान तत्पुरुष में रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष में देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष में गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण में
नगरवास, नगर में वास। देखिए अब यहाँ पर दो चीजें हमको देखने को मिलती है कि करण तत्पुरुष में भी से कारक कारक चिन्ह आया है से का, और अपादान तत्पुरुष में भी से मिला है, लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है कि करण तत्पुरुष में जब भी से लगता है वो से विभक्ति जो है वो वाक्य में एक दूसरी चीजों से जोड़ने का काम करती है, और इसी तरह से अपादान तत्पुरुष जो होता है उसमें से जो कारक विभक्ति लगती है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग करने की बात करती है या अलग होने का, पृथक होने का भाव दर्शाती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा देश निकाला तो देश से निकाला, ऐसे इसका एक उदाहरण और वाक्य में देखें कि पेड़ से पत्ता गिरा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अधिकतर विद्यार्थी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये से और यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, और उसी में वो कारक विभक्ति के रूप में पहचान नहीं पाते। संबंध तत्पुरुष में गंगा जल, गंगा का जल, इसमें काकी के संबंध का होता है, और अधिकरण में और पर के अधिकतर उदाहरण मिलते हैं। तो नगरवास, नगर में वास। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि तत्पुरुष समास बहुत आसान है। यहाँ पर के से का की और में पर अधिकरण जब जितने भी कारक विभक्ति है वो कहीं ना कहीं वाक्य में वाक्यांश में देखने को मिलती है, और इसी का लोप होता है तब तत्पुरुष समास का के भाग में गिनती होती है। जब हम कर्मधारय समास की बात करते हैं तो कर्मधारय समास में जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में जब हम देखेंगे कि विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय को समझने का एक सबसे सरल तरीका यह है कि यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें समस्त पद में एक कहे ना कि पूर्व पद जो होता है वो पूर्व पद में विशेषण होता है, और जो उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है। इसी तरह से उपमान और उपमेय भी देखने को मिलता है। उपमा उपमेय में कि हम कहें कि किसी न किसी की विशेषता साथ में उसकी उसके समान दिखाई देने की बात बताई जाती है। जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, देहलता, देह रूपी लता, नीलकमल, नीला है जो कमल, सज्जन, सत है जो जन, कमल नयन, कमल के समान नयन, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, पीताम्बर, पीला है अंबर, नरसिंह, नरों में है सिंह के समान। तो इस तरह से कर्मधारय को बहुत आसानी से हम शब्दों को पहचान सकते हैं। समस्त पद में समास का विग्रह करने पर हमें विशेषण और विशेष की विशेष प्राप्त होता है। इसी तरह से आज हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा ये विषय अभी अधूरा है। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।